हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर जूलॉजी में जितने भी मॉडल पेपर हैं सबका कंक्लूजन है ये, ठीक है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इतने ही क्वेश्चन मात्र तैयार करिए, इससे ज़्यादा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो जब कम समय बचा होता है एग्ज़ाम को, तब एक क्राइटेरिया फिट हो जाता है कि इसी के अराउंड रहना है, तो हमारी इफ़िशियंसी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उसी को इसमें रखा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना है। बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों हैं इसमें। जैसा कि मैंने इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था जूलॉजी की, उसमें बोला था कि एक लेक्चर इसका और आएगा वीडियो, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये लास्ट है, यहीं तक रहना है आपको। जितने भी क्वेश्चन है इसमें पूरे कंप्लीट करना है किसी भी सोर्स से। आपको कुल मिला के ये याद होने चाहिए, ठीक। और किस तरह से उत्तर को लिखना है ये तो मैंने पहले ही बता दिया, शायद आप लोग देखे भी होंगे, ज़रूर देखे होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करें, ठीक है, तो ये याद रखना कि इसके अलावा आपको कोई भी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी नहीं देखना है। हर जगह से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं जो आने की संपूर्ण संभावना है। कंक्लूजन ऑफ ऑल मॉडल पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या, अभी कुछ साल पहले की बात करोगे तो फिर तुम्हारा सेमेस्टर में जो सिलेबस है वही चेंज था, लेकिन फिर भी ये सिलेबस जिस सेमेस्टर में था, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, तो वहाँ से भी जो क्वेश्चन आते थे इस सिलेबस से, वो सब सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको डिस्क्राइब करना है। हाउ आर रिड्यूस्ड NAD एंड FAD ऑक्सीडाइज, ठीक है। NAD और FAD के अपचयित रूपों का किस प्रकार ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इनके अपचयित रूपों का किस प्रकार ऑक्सीकरण होता है ये पूछा गया है। मतलब NAD कैसे बदलता है, जैसे कि NAD का जब रिडक्शन करोगे तो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे असली तो लिखने के लिए, मतलब जो रियल में लिखा जाता वो NADH प्लस H प्लस ऐसे लिखा जाता, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है, ठीक है। और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2। तो ये जो अपचयित रूप हैं इनको फिर से फर्दर किस तरह से ऑक्सीकृत किया जाता है, जैसे कि NAD प्लस में और FAD प्लस में, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको बताना है, किस प्रोसेस, यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री वाले में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेकिंग पामिटिक एसिड। मतलब पामिटिक एसिड लेके आपको उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। मैंने फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन ये बताया है आपको, वहाँ से आप भी देख के इसको कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल में आपको पामिटिक एसिड मिल सकता है, ज़्यादातर यही दिया जाता है। वैसे तो फैटी एसिड आप कोई भी, अगर नॉर्मल पूछ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फिर आप कोई भी फैटी एसिड लेके कर सकते हो। फैटी एसिड का मतलब आपको पता ही होगा, ग्लिसरॉल होगा, और फैटी एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलाओगे तब फैट बन जाता है तुम्हारा लिपिड। और फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन की चेन होती है और उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। लेकिन जनरली ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है एग्जाम्पल कि इस पार्टिकुलर फैटी एसिड का आप ऑक्सीडेशन कराइए और इससे कितने मोल ATP के मोलिक्यूल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बताइए। और फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ पॉलीमेटिक एसिड। पामिटिक एसिड के एक मोलिक्यूल से आप कितने मोलिक्यूल ATP गेन करोगे फुल्ली ऑक्सीडेशन से। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, पूछा भी जाता है। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको करवाया था आपको, पूरा 1 घंटे का लेक्चर है इस पर। आप लोग अगर नहीं देखो तो वहाँ से देख लो, नोट्स बना लो, वहीं से पूरा नोट करवाया था मैंने। और
कंप्लीट है, जितना मैंने करवाया था उतना ही आप लिख के आओगे, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, एक भी नहीं कटेगा। कमेंट ऑन द रेड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी, मतलब आरबीसी में किस तरह से ग्लाइकोलिसिस होता है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। नॉर्मली हम ग्लाइकोलाइसिस जब करवाते हैं तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एक ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस करवाओगे तो उसमें 2 पाइरुवेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, आपको पता होगा सब कुछ। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, 11th में भी आप पढ़े होंगे और वरना मैं भी पढ़ाया था तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगला क्वेश्चन इसमें, राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी फेमस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें जूलॉजी होता है। एंजाइम अगर सिलेबस में है तो ये पीएच वाला ज़रूर पूछते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम की सक्रियता है, एक्टिविटी है, उसमें पीएच और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो पीएच और टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट पीएच और विशिष्ट टेम्परेचर पे काम करते हैं और ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी कई जगह आपको 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इसीलिए वो मेंटेन भी रहता है। चाहे ठंडी हो फिर भी बॉडी का टेम्परेचर 37 के अप्रोक्स रहेगा, चाहे गर्मी हो फिर भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समतापी होते हैं, इसलिए 37 डिग्री ऑलमोस्ट माना जाता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस तक आप मान सकते हो कि एंजाइम एक्टिव रहते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं, उनको जैसे कि जो गर्म झरनों वगैरह में बैक्टीरियाज रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बैक्टीरिया ही रह सकते हैं, जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, तो उनसे जो आइसोलेट किए जाते हैं एंजाइम, वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो तो एक्सेप्शन में है केवल बैक्टीरिया वाले एंजाइम, बाकी आपको मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम के और इसका इफेक्ट पीएच और टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट होता है ये आपको बताना है इसकी एक्टिविटी पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताया हूँ ये सब कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेक्चर आराम से देखो, नोट्स करो, बार बार उसको रिवाइज़ करो। ठीक है, और याद तभी होंगी चीज़ें जब कई बार खुद से लिखोगे, उसको समझोगे। डिस्क्राइब वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ज़्यादातर जितने भी प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो सब टर्शियरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। और क्वाटरनरी में मैंने आपको हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लेके बताया था किस तरह से बना था। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखो, इसके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें तो सिंपली बस अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन में, हाउ इज पाइरुवेट मेटाबोलाइज्ड विया क्रेब्स साइकिल, एक्सप्लेन हाउ इट इज कंसीडर्ड अ मेटाबॉलिक पूल। पाइरुवेट का जब हम मेटाबोलाइज करते हैं क्रेब्स साइकिल में, एक ग्लूकोज से कितनी क्रेब्स साइकिल चलती हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का एक क्रेब्स साइकिल चला सकता है। तो एक ग्लूकोज से अगर पूछेगा कितना मटेरियल प्राप्त होगा क्रेब्स साइकिल से, तो आपको 2 साइकिल चलानी पड़ेंगी। अगर एक पाइरुवेट से पूछा है, एक ग्लूकोज से तो 2 साइकिल चलाओगे, एक सिंगल पाइरुवेट से तो 1 साइकिल चलेगी। ठीक है, और इसमें NaDH2 बनता है, FADH2 एक जगह बनता है, एक जगह GTP बनता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, कहाँ कहाँ वाटर यूज होता है, कहाँ निकलता है, ये सारी प्रोसेस और पूरा जो ATP का गेन है, फैट ऑफ ATP, वो सारी चीज़ें मैंने करवाई है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र द्वारा पाइरुवेट किस प्रकार चयापचित होता है, इसे उपापचयी कुंड क्यों मानते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना है। ये मैंने समझाया है, 1 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें बायोकेमिस्ट्री वाले में मिल जाएगा, या लाइव सेक्शन में भी जाके देख लेना। कुछ जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर थे और केमिस्ट्री के जो लेक्चर थे वो लाइव भी मैंने लिया था, आपको पता ही होंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, इससे पहले जो मैंने करवाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको ध्यान से कर लेने हैं कंप्लीट। जो आज बता रहा हूँ इससे पहले वाले, ये कंप्लीट मिला के आपका पूरा सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बन जाएंगे। ठीक,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम से है। किससे है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो उत्सर्जन तंत्र है उससे क्वेश्चन लिया गया है। एक नेफ्रॉन की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें आपको रीएब्जॉर्प्शन वगैरह बताना है। ग्लोमेरुलस होता है, आपको पता है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से उसमें ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। और ये पीसीटी है, इसी तरह से ये लूप ऑफ हेनले बनाता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। फिर ये डीसीटी है और ये संग्राहक नलिका में आगे जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें मिला होता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आपको। यहाँ से कैपिलरी निकली हुई होती हैं। क्या निकली होती हैं? एफरेंट आने वाली और इफरेंट बाहर जाने वाली ये कैपिलरी होती है। इससे ब्लड आता है, ठीक है। बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें जाती हैं। इसको एफरेंट और अफरेंट बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस है तुम्हारा। इसमें ब्लड से जो पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मेनली इसमें छान लिए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन होगा वापस ब्लड में, क्योंकि ब्लड से जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो भी छिनते हैं। और साथ साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बॉडी के लिए जिनकी ज़रूरत है, प्रोटीन बहुत सारी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये जितनी भी चीज़ें हैं, आयंस, वो सब छिन जाते हैं। तो उनको दोबारा से पुनः अवशोषित किया जाता है, रीअब्जॉर्ब। वरना तो सब यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो केवल यूरिया बाहर निकालना है, ठीक है, जो वर्ज्य पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं। तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको सम्मिलित संघनित नलिका भी बोलते हैं। ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसी तरह से इसको बोलते हैं डीसीटी, डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मात्रा में, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। इस चीज़ को आपको इसमें स्ट्रक्चर के साथ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा है। तो नेफ्रॉन वाले में स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके पार्ट को लेवलिंग करोगे और उसके जितने भी फंक्शन है सब बताओगे, किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी हेडिंग डाल के उसमें लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? क्रिया सामर्थ्य या सक्रिय विभव जिसको बोलते हैं। हाउ डज इट फॉर्म एंड ट्रेवल फ्रॉम पैरासिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, एक्सप्लेन विद सुइटेबल डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में डायग्राम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। डायग्राम से सारी चीज़ें समझाना, ठीक है। क्रिया सामर्थ्य क्या है, या किस प्रकार का तंत्रिका में, किस प्रकार से तंत्रिका में प्री साइनेप्टिक मतलब जो अग्र सिनेप्टिक झिल्ली होती है उससे पश्च मतलब पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में स्थानांतरण होता है। आपको पता होगा ये एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल से ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली लगी हुई होती है। इस पर ग्राही भी होते हैं। तो इस वाले पुटिकाओं में वेसल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, रिलीज किए जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो बीच की जगह खाली बची है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इस ग्राही पे ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ग्राही, ठीक है, इससे बाइंड करते हैं। फिर इस झिल्ली में क्रिया विभव आगे भागता है। तो ये किस तरह से सिनेप्सिस में जो ये पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक तक ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म आपको समझाना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद सुइटेबल इलिस्ट्रेशंस। उपयुक्त चित्रों के माध्यम से संकुचन कार्यकी का वर्णन कीजिए। पेशियों में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको आपको बताना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसमें मेनली वही आपको स्केलेटल मसल हमारे उसमें है सिलेबस में ज़्यादा ब्रॉड, तो स्केलेटल मसल का आपको बताना है, ठीक है। स्केलेटल मसल के जो कवरिंग होती हैं अलग अलग, पेरीमाइसियम, सबसे ऊपर एपीमाइसियम, उसके अंदर बहुत सारे बंडल होंगे, मसल बंडल, उसके ऊपर एपीमाइसियम होगी, एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम, फिर उसके बाद में उसमें फाइब्रिल होंगे, मसल फाइब्रिल, उसके ऊपर एंडोमाइसियम होती। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो उनको हम जनरली तो बॉडी के किसी भी सेल में पाए जाएं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलते हैं। लेकिन जब मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। हर जगह हम कहीं भी सेल के ऊपर जो
मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल लेमा बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, सेल लेमा या सेल मेम्ब्रेन। वहाँ पे हम सार्कोलेमा बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन को। कोई भी सेल जो मसल सेल होगी उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। इसी तरह से हम मतलब सार्को वर्ड पेशियों के लिए या मसल के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। कैल्शियम का स्टोरेज ऑर्गन स्टोरेज कहाँ पे होता है, ये जो ऑर्गेनल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पे कैल्शियम इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, इनका किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जेड लाइन की जो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उनके बीच की दूरी कम पड़ जाती है। किस तरह से मायोसिन के ऊपर एक्टिन के फिलामेंट उस पर कंडेंस मतलब पास आते हैं, फिर किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। एम लाइन, जेड लाइन, एच जोन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सार्कोमियर जो इसकी यूनिट होती है पूरी, दो जेड लाइन के बीच का जो जगह होती है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे मसल की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड इन ह्यूमन बीइंग। ये हमारा सर्कुलेशन से है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आई है सर्कुलेशन पे, तो कल मैं बोर्ड पे अच्छे से सर्कुलेशन का पूरा डिटेल में आपको, पहले जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड का कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसमें भी ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, ये बता दूंगा। उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट, बेसोफिल और यूसिनोफिल जितने भी हैं उसमें सब आपको करवा दूंगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे, और ल्यूकोसाइट के कार्य पे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मनुष्यों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वही क्वेश्चन इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसमें डिटेल में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंकाल पेशी की परासंरचना का वर्णन कीजिए तथा मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्राइब द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव के आहार नाल में प्रोटीन के पाचन तथा अवशोषण का वर्णन कीजिए। अलग अलग जगह पे किस तरह से पाचन होता है मैंने एंजाइम के थ्रू आपको बताया था, बाकी डायग्रामेटिक भी एक बार बता दूंगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ज़्यादातर जो वहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन यही है, रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन रेस्पिरेटरी से समझ सकते हो या सर्कुलेशन से। और राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की संरचना लिखिए और ऑक्सीजन परिवहन में इसकी क्या भूमिका वो बताइए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वाले में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशीय संकुचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स से किस तरह से अंत ग्रंथनों पर तंत्रिका आवेगों के संचरण का विवरण दीजिए। अब है यहाँ पे शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये आपका बायोकेमिस्ट्री से है। बायोकेमिस्ट्री में पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ठीक है, और फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, जितने भी टाइप के मैंने ये शॉर्ट नोट वाले बताए थे सारे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ बाइल, पित्त रस के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, ये डाइजेशन से है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल में क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन होते हैं, उसमें बहुत सारे आयन होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक। तो बाइल के फंक्शन और इसका जो कंपोजिशन ये आपको आना चाहिए। साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तंत्रिका आवेग का साल्टेटरी संचरण। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी संचरण जो है इसका मतलब ये होता है, आपने न्यूरॉन के ऊपर देखा होगा, उसका जो एक्सोन होता है उस पर नोड ऑफ रेनवियर होते हैं, ठीक है। मान लो ये सेल बॉडी है, ठीक है, तो इस तरह से इनमें माइलिन शीथ चढ़ा होता है और स्वान सेल्स होती हैं इसमें। ये जो बीच में जगह है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर पे तड़क तड़क के इस तरह से क्रिया विभव आगे भागता है, एक्शन पोटेंशियल।
जो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये मैकेनिज्म जो है नोड ऑफ रेनवियर जिसमें होते हैं एक्सोन में, तो उसमें बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है, कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी कोब आता है, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नैरो इम्पल्स। रेड ब्लड सेल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट कमेंट। प्रोटीन क्लासिफिकेशन पे प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी में अल्फा और बीटा, और इसी तरह से टर्सरी और क्वाटरनरी। होमोपोलीसेकेराइड या होमोपोलीमर्स पे आएगा। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्ट बीट पे, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल वगैरह बताना है आपको। लब डब जो आवाज़ आती है ये किसके बंद होने से आती है, मतलब किसी भी कपाट के खुलने से तो कोई आवाज़ आती नहीं है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब उससे आती है फर्स्ट जो हार्ट साउंड होती है वो लब। उसके बाद में डब आती है जब सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं बंद होते हैं तब आती है। तो ये आप याद रखना कि केवल वाल्व के बंद होने से आवाज़ आती है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। इंटरनल रेस्पिरेशन, जो आंतरिक श्वसन है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। तो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसमें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट ऐसा है जो मैंने नहीं अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, तो उसको भी कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट करवाने की। बाकी बायोकेमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको मैंने ना पढ़ाया हूँ, सारे कंप्लीट करवा दिया हूँ। विटामिन हो चाहे एंजाइम हो, विटामिन में पूरा पार्ट नहीं कवर हो चुका है, लेकिन उसको भी मैं कल परसों में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में काफ़ी क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। यही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, कई बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखोगे तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा लिखने में, लेकिन एक दो बार आप यहीं चेक कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पहले आप बायोकेमिस्ट्री का पूरा तैयार कर लो, उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिस तरह से आपको सही लगे एक एक पार्ट को पकड़ के बढ़िया से अच्छे से मतलब कंडेंस फॉर्म में लिखो, ज़्यादा बहुत ब्रॉड मत लिखो। उसकी हेडिंग डालो जो मेन है, मेन हेडिंग में 4-5 लाइनें सब में होनी चाहिए। मेन जो पॉइंट है ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो पूरा फोकस रखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया उतने ही आपको करने हैं, विश्वास तो आपको होगा ही। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने बताए थे लगभग क्वेश्चन वहीं से आए थे, एक आध तो इधर उधर हो सकता है भाई, क्योंकि मैं ही थोड़ी ना सेट करूँगा, लेकिन ये है कि जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन इसी के अराउंड रहेंगे, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सब इतने पढ़ के जाओ इसमें से क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-2 क्वेश्चन का बस डिसबैलेंस होगा, बाकी सब यही मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।